लॉ ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट और सारे फॉर्मूले। देखिए जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, संवेग मोमेंटम क्या है, तो द्रव्यमान इंटू वेग P इक्वल टू एम वी, जहाँ पर P क्या है, संवेग को डिनोट करता है, M आपका द्रव्यमान है, V आपका वेग है। अब यहाँ पर केस है, यदि दो वस्तुओं के वेग समान हो तो संवेग अलग अलग हो तब क्या होगा। तो P1 बाई P2 इक्वल टू M1 बाई M2। तो यदि यहाँ पर M1 ग्रेटर देन M2 हो, इसका मतलब यह है कि जो वस्तु भारी है उसका संवेग ज़्यादा होगा, जो वस्तु हल्की है उसका संवेग क्या होगा, कम होगा। इसी के अपोजिट में चलते हैं, यदि दो वस्तुओं के संवेग समान हैं तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। यहाँ पे देखिए M1 अपॉन M2 इक्वल टू V2 बाई V1 है, तो M1 ग्रेटर देन M2। अब यहाँ पे देखिए M1 पहली वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है दूसरी वस्तु के द्रव्यमान से, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, V1 लेस देन टू V2 आ रहा है। देखिए क्रॉस देखिए एक दूसरे के अपोजिट हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका वेग कम होगा और जिसका द्रव्यमान कम है उसका वेग ज़्यादा हो जाएगा। कब? जब संवेग आपका समान होगा। फिर नेक्स्ट न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल P बाई डेल T, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो F इक्वल टू DP बाई DT, यहीं से हम एक नया समीकरण निकालते हैं F इक्वल टू ME, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आवेग, इंपल्स क्या होता है, तो आवेग होता है बल गुणे समयांतराल। यदि आवेग को हम J से डिनोट करें, बल को F से और लगने वाले समयांतराल को डेल T से, तो J इक्वल टू F क्रॉस डेल T हो जाएगा। आवेग संवेग प्रमेय, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बल का आवेग उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। देखिए इंपल्स को J से डिनोट किया, संवेग परिवर्तन डेल P, तो J इक्वल टू डेल P के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो इसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित होता है। यदि एक कण निकाय के लिए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, माना कि एक कण निकाय है तो उसके लिए P इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो हम इस कंडीशन में देख सकते हैं F इक्वल टू डेल P बाई डेल T हम जानते हैं। हमने कहा कि कोई बल ना लगाया जाए अर्थात F इक्वल टू 0, तो डेल P बाई डेल T इक्वल टू 0, तो यहाँ पर निकलता है डेल P इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट, अर्थात आपका संवेग क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसी तरह से एक कण के अलावा बहुत सारे कण हो तब क्या हो जाएगा, तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं n कणों के निकायों के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 डैश, यदि n कण है तो Pn, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि नियत रहेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आता है M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, मतलब कि संघट के पहले का संवेग और संघट के बाद का संवेग दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और इसी रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से ही न्यूटन का पहला और तीसरे नियम भी निर्गमित होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपको पूछता है कि न्यूटन का पहला और तीसरा नियम किससे संबंधित है, तो रैखिक संवेग संरक्षण से निकल के आता है। फिर नेक्स्ट है आपका रॉकेट नोदन। तो रॉकेट नोदन में आपसे पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन निकाल कर बताइए, तो A इक्वल टू माइनस U अपॉन M इंटू डी एम बाई डी टी, जहाँ पर आपका A और U क्या है, A और A की दिशा विपरीत है। A आपका एक्सेलरेशन है, U इसका प्रारंभिक वेग है, dm एक छोटे से भाग का द्रव्यमान है, dt समय में जितना उसको उड़ने में समय लगता है। फिर आप पूछता है आपसे प्रणोद या थ्रस्ट क्या होता है, तो गैसों के नीचे की ओर निकलने के कारण रॉकेट पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। देखो जैसे ये यहाँ से गैसेस निकलेंगी, ऊपर की एक फोर्स लगेगा, तो उसे कहते हैं प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं। मान इसका कितना होता है, तो F इक्वल टू माइनस U डी एम बाई डी टी के रूप में यहाँ पर देखते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्या बोल, ठीक, धन्यवाद।